आज अपन लेसन 3 का ही चर, संतत और विविक्त पढ़ेंगे। मतलब चर कौन कौन से होते हैं। चर एक तो संतत होता है, दूसरा कौन सा होता है, विविक्त चर होता है। और चर को बारे में मैंने बताया था आपको पहले वाले लेसन में कि चर जो होते हैं फसल दर वर्ष दर वर्ष बदलते रहते हैं। जैसे मैंने बताया था समांतर माध्य मध्य मध्य का बहुलक उन समय अपन को एक एक्स चर, जिनको कि एक्स में लिखते हैं ना, एक्स और वाई के एक्स वाई जेड, इसके द्वारा अपन इनको क्या कर सकते हैं, दिखा सकते हैं। तो चर की सरल परिभाषा, जिसका कि आपने पिछले अध्याय में अध्ययन किया था, यह नहीं बतलाती थी कि वे कैसे परिवर्तित होते हैं। चरों में अंतर विशेष वर्गीकरण के आधार पर होता है। इन्हें सामान्यतः 2 वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। एक तो कौन से चर होते हैं, संतत चर, और दूसरे कौन से होते हैं, विविक्त चर। जैसे आप उसमें सवालों में लिखते हैं ना एक्स और वाई, तो एक्स में तो अपन लिखते हैं जैसे मजदूरों की संख्या, या फिर है ना आपने ये लिख दिया एक्स में या वाई में। तो एक उधर अपन जैसे लिखते थे कि एक बारंबारता लिख दी, वर्गांतराल लिख दिया, जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फिर यदि अपन इनको समांतर माध्य ज्ञात करेंगे तो अपन को इनकी क्या ज्ञात करनी पड़ती थी, मिड वैल्यू। और मिड वैल्यू जब अपन ज्ञात करते हैं तो इन दोनों को जोड़ देते हैं। यदि ऊपर लिखा हुआ है गोलों की संख्या, है ना, तो गोलों की संख्या में अपन क्या उनको बांट नहीं सकते, क्योंकि गोल कभी आधे नहीं होते हैं, 5.5 नहीं होते, 6.5 नहीं होते, है ना। तो इनको कुल मिला के कहते हैं जो पॉइंटों में नहीं होते हैं। और जो पॉइंटों में होते हैं वो चर कौन से होते हैं, आपके संतत चर। संतत चर जिनको अपन पॉइंट में, भिन्नों में, इनमें दिखा सकते हैं। तो संतत चर का कोई भी संख्यात्मक मान हो सकता है। यह पूर्णांक मान 1, 2, 3, 4 भी हो सकते हैं। भिन्न में भी हो सकते हैं, जैसे 1.2, 2.3, 5.4 ऐसे भी हो सकते हैं। बटे में भी हो सकते हैं, 1/2, 2/3 भाग लगाएंगे ना तो पॉइंटों में आ जाएगा ये। तो ये भी मान ये हो सकते हैं। तो यथासंभव भिन्न नहीं है, मतलब इनको ऐसे अंडर रूट में भी निकाल सकते हैं। जैसे √2 इसका अपन निकालेंगे, ये आएगा √3, इसका निकालेंगे 1.732 √7 ऐसे। तो उदाहरण के लिए मान लीजिए कि एक छात्र का कद 90 से 150 सेंटीमीटर तक बढ़ता है, तो उनका यदि अपन निकालें तो पॉइंट में भी निकल जाएगा ना। तो उसके कद के मान, इसके बीच आने वाले सभी मान हो सकते हैं। जैसे अपन इंच टेप में नापते हैं, यदि टेबल की लंबाई है इंच में भी हो सकती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है, ठीक है ना। तो ये संपूर्ण संख्या वाले मान को भी प्रकट कर सकता है। जैसे कि 90 सेंटीमीटर, मतलब कुल मिला के ये है, इसमें सेंटीमीटर में, पॉइंट्स में, पूर्णांक में, सब में लिख सकते हैं। 90 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 108, 150। इसके साथ ही ये भिन्नात्मक मान जैसे 90.85 सेंटीमीटर, 102.34 सेंटीमीटर, 149.99 सेंटीमीटर आदि भी हो सकते हैं, जो पूर्णांक नहीं होते हैं। कुल मिलाकर ये पूर्णांक, भिन्नात्मक, संख्यात्मक सभी प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार ऊंचाई चर किसी भी कल्पित मान को अभिव्यक्त करने में सक्षम होते हैं और इनके मानों को अंततः श्रेणियों में ही बांटा जा सकता है। संतत चर के अन्य उदाहरण भार, समय, मजदूरी है, ठीक है ना। संतत चर के उदाहरण कौन कौन से हैं, भार, समय, 1 नंबर का क्वेश्चन है ये। संतत चर के उदाहरण लिखिए तो भार, समय और आपको दूरी लिखनी पड़ेगी। अब इस संतत चर के विपरीत दूसरा चर कौन सा बताया था हमने बताया था ना अभी, ये वाला है विविक्त चर। कौन सा चर है, विविक्त चर। विविक्त चर कैसा होता है, विविक्त चर बिल्कुल भी भिन्नात्मक नहीं हो सकते हैं, ये पॉइंटों में नहीं होते हैं, ठीक है ना। तो संतत चर के विविक्त चर केवल निश्चित मान हो सकते हैं। इनके मान केवल परिमित उछाल में बदलते हैं। जैसे 101 है तो 101 ही रखेगा, उसमें अपन 101.5 नहीं करेंगे। 25 है तो 25 ही रहने देंगे, 26 है तो 26। जैसे व्यक्तियों की संख्या को अपन आधी नहीं कर सकते, ठीक है ना, आधा नहीं कर सकेंगे। तो ये कौन से चर है, विविक्त चर है। तो ये उछाल एक मान से दूसरे मान के बीच होते हैं, परंतु इनके बीच में कोई मान नहीं आता है। उदाहरण के लिए कोई चर जैसे किसी कक्षा में छात्रों की संख्या भिन्न वर्गों के लिए मानों को कल्पना करता है। मजदूरों की संख्या, इनको भी आधा नहीं कर सकते कक्षा में, छात्रों की संख्या, इसको भी आधा नहीं कर सकते। तो कुल मिला के विविक्त चर कैसे होते हैं, पूर्ण होते हैं। तो जिसमें केवल संख्याएं कैसी होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। यह कोई भी भिन्नात्मक मान जैसे 0.5 नहीं हो सकता है, क्योंकि एक छात्र का आधा निरर्थक है, क्योंकि एक छात्र को आधा नहीं कर सकते, मजदूर को आधा नहीं कर सकते। इस प्रकार इसमें केवल 25, 26 बीच के मान जो है 25.5 नहीं हो सकता, या तो वो पूरा 25 ही होगा या वो पूरा कौन सा रहेगा, 26 ही होगा। इसकी अपेक्षा इसका मान या तो 25 होगा या फिर 26 होगा। हम देखते हैं कि इसका मान 25 और 26 में बदलता है। तो इन मानों के बीच के
बीच के भिन्नों को इसमें नहीं लिया जाएगा। यदि करें 25.5 है तो पूरा 25 लेंगे या फिर पूरा 26 लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि किसी विविक्त चर का मान किस भिन्न में नहीं हो सकता। मान लीजिए x एक चर है जिसमें 1/8, 1/16, 1/32, 1/34 जैसे मान होते हैं, तो क्या ये विविक्त चर है? ये आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। मुख्य बात क्या है, आपको ये समझना है चर कितने प्रकार के हैं। चर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? संतत चर और विविक्त चर। संतत चर जो कैसे होते हैं? पूर्ण होते हैं और भिन्नात्मक हो सकते हैं। संतत चर संख्यात्मक है ना, जिनका कि उदाहरण कौन सा है? भार, समय, मजदूरी, भार, समय, दूरी है, ठीक है ना। और जबकि आपके विविक्त चर कैसे होते हैं? जो पूर्णांक ही होते हैं, ये कोई भिन्नात्मक नहीं हो सकते, ठीक है ना। मेन तो आपको ये याद रखने 2 लाइन, ठीक है। अब इसका ये उदाहरण दिया हुआ है, इसमें आपको जो मुख्य बात बताई गई है, बाकी का आप रीड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुख्य बात आपको 3 बातें हैं जो मैंने भी बताई है, वापस से वही आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अब अपन का नेक्स्ट पॉइंट है बारंबारता वितरण क्या होता है। जैसे मैंने आपको बताया था ना, बारंबारता वितरण में अपन ने क्या किया था? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ऐसे निकाले थे। और फिर मैंने आपको बताया था ना, जैसे 30 से 40 है, 30 से 40 में अपन का 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 तक आएगा। कोई भी संख्या 2 बार, 4 बार, 5 बार कितनी बार आए आपको लिखनी पड़ेगी। और मैंने आपको एक टैली बार बताया था, जो लाइन खींच के बताया था, जिनको लाइन खींचते हैं और इस तरह से आपको मिलान चिन्ह जो बनाने थे, तो यही बारंबारता वितरण है। तो बारंबारता वितरण अपरिष्कृत आंकड़ों को एक मात्रात्मक चर में वर्गीकृत करने का एक सामान्य तरीका है। यह दिखाता है कि किसी चर के भिन्न मान या छात्र द्वारा गणित में प्राप्त अंक, जो एक पहले उदाहरण दिया हुआ है, आपकी बुक में होगा, आप ले लेना बुक, उसमें बताया हुआ है कि इतने सारे बच्चे हैं, 100 छात्र हैं, 100 छात्रों के गणित में अंक दिए हुए थे, जो हमने आपको बांट के दिखाए थे। तो विभिन्न वर्गों में अपने अनुरूप वर्गों को बारंबारता के साथ कैसे वितरित किए जाते हैं। इस उदाहरण में हमारे पास प्राप्तांक 10 के वर्ग हैं, जैसे हमने अभी बनाया था 2 दिन पहले, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ऐसे 90 से 100 तक आपने बनाया था, ठीक है ना। अब आप देखो, इसमें इसका अर्थ है कि इसके अंतर्गत क्या है, जैसे 30 से 40 में आपने क्या लिखेंगे? 30, 37, 34 जो आपकी मैंने बनाया हुआ था, देखा और देख लेना कॉपी में, 30, 35, 39, यानी कुल मिलाकर 30 से चालू होने वाले और 39 पर ख़त्म होने वाली संख्याएं इसके अंतर्गत आएंगी। यदि आपका तो 30 से 40 की बारंबारता कितनी होगी? 7, क्योंकि कितनी आई? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 30 से 40 के बीच में जो छात्र थे आपकी, उसके अकॉर्डिंग कितने थे? 7 थे जिन्होंने अंक प्राप्त किए थे। आपको आश्चर्य होगा कि 40 का अंक जो अपरिष्कृत आंकड़ों में 2 बार आया है, लेकिन 40 को अपन 30 से 40 में नहीं बताएंगे, क्योंकि 30 से 40 में 30 से अधिक, 30 और 30 से अधिक, और इसमें 40 से कम वाली संख्याएं आएंगी, इसलिए 40 को अपन इसके अंतर्गत नहीं दिखाएंगे, ठीक है ना। उसे 30 से 40 वर्ग में शामिल क्यों नहीं किया जाता? अगर इसे हम 30 से 40 की बारंबारता में शामिल किया जाता है तो ये 7 की अपेक्षा किस में हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे। मतलब ये आपको गलत है। वैसे मैं आपको बता रही हूँ ना कि आपको बस कौन सी चीज़ याद रखनी है कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आएंगी। 0 से 10 में 0 से 9 से चालू होंगी, ये अपवर्जी श्रेणी है, ठीक है ना। अपवर्जी और समावेशी दोनों के बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन अभी जो बुक के अकॉर्डिंग चल रहे हैं अपन वही बताएंगे, ठीक है। अब पहले सब स्पष्ट हो जाएगी, इसको छोड़ो आप, इसमें कोई मतलब की नहीं है। मेन मुख्य बात यही है, हमें बारंबारता वितरण सारणी में प्रत्येक वर्ग की सीमाओं द्वारा घिरा होता है, और वर्ग में ये सीमाएं 2 पर होती हैं। एक तो L1 होती है, जैसे 60 से 70 है, 60 क्या है आपकी? L1, जिसको अपन क्या कहेंगे? निम्न सीमा। और 70 क्या है आपकी? L2, जिसको अपन क्या कहेंगे? उच्च वर्ग सीमा। यदि इन दोनों के द्वारा आप मध्य बिंदु, मिड वैल्यू, वर्ग बिंदु, मध्य बिंदु जिसको कहते हैं अपन, निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे? इसका जो सूत्र है वो ये है, वर्ग मध्य बिंदु ज्ञात करने का सूत्र है उच्च वर्ग सीमा प्लस निम्न वर्ग सीमा अपॉन 2। इसका मतलब क्या है? L1 का मतलब उच्च वर्ग, निम्न वर्ग सीमा होती है, ठीक है ना। निम्न वर्ग सीमा प्लस L2 का मतलब कौन सी होती है? उच्च वर्ग सीमा। जैसे 0 से 10 है तो 0 क्या है? L1, और 10 क्या है आपका? L2। तो इन दोनों को जोड़ देंगे और इसमें 2 का भाग लगा देंगे, तो आपका क्या निकल जाएगा? मिड वैल्यू। जैसे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 ये है, तो अपन जोड़ेंगे ना 0 से 10, 10 में 2 का, 0 और 10 को जोड़ेंगे, कितना आया? 10 आया, और 10 में 2 का भाग लगाएंगे, क्या आएगा? 5। तो मिड वैल्यू आपकी क्या आ जाएगी? 5। 10 से 20, 10 और 20 को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 30, और 30 में 2 का भाग लगाएंगे, कितना आएगा? 15। तो मिड वैल्यू कैसे निकालते? L1 प्लस L2 अपॉन
2 और L1 का मतलब निम्न सीमा यानी कि 0 है और L2 का मतलब उच्च सीमा यानी 10 है। इन दोनों को जोड़ के अपन निकालेंगे। इस तरह से अपन को क्या निकालना होगा, मिड वैल्यू होगा। ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो इसलिए पढ़ाया जा रहा है, वैसे तो आपने 10th क्लास में मेन, मोड, मीडियम ये सारे पढ़े होंगे, तो इनको कैसे निकाला जाएगा तो उनको निकालने का ये तरीका समझाया जा रहा है। जो आगे सवाल आएंगे उनमें मैं और क्लियर कर दूँगी, ठीक है ना। ओके, अब जैसे आपका ये सीमा दिया हुआ है ना, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 बारंबारता, जैसे आपको मैंने पहले बताई थी ना पहले वाले सवाल में कि 0 से 10 में कितनी संख्याएं हैं। जैसे 0 थी 1 तो 0 आ गई, और इसमें 10 से 20 में कितनी संख्याएं आ रही थी, 8 आ रही थी। तो ऐसे इसमें ही 40 से 50 में कितनी है, 21 है। इस तरह से निकाला। और निम्न, इसका निम्न वर्ग सीमा क्या है, 0, और उच्च वर्ग सीमा क्या है इसकी, 10। ऐसे 40 से 50 में निम्न वर्ग सीमा क्या है, 40, और उच्च वर्ग सीमा कितनी है, 50। तो आपको पता लग गई होगी निम्न वर्ग सीमा ये वाली होती है और उच्च वर्ग सीमा आपकी दूसरी साइड वाली होती है, ठीक है ना। यानी 0 इधर वाली, 10, 20, 30 ये तो कौन सी है, निम्न, और इधर का 10, 20, 30 इधर की ये क्या है, उच्च सीमा है। और वर्ग चिन्ह निकालने के लिए इन दोनों को अपन क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। 0 और 10, 10, 10 में 2 का भाग लगाया कितना आया, 5। 10 और 20 इन दोनों को जोड़ेंगे कितना आया, 30, 30 में 2 का भाग लगाया कितना आया, 15। 20 से 30, इन दोनों को जोड़ा 50, और 50 में 2 का भाग लगाया 25। इस तरह से ये हम सब निकालेंगे। ऐसे ही आप ये देखो, इसके अंतर्गत आपने ये देखा 90, 90 प्लस 100 किया आपने, तो इन दोनों को कितना हुआ, 190, और 190 में 2 का भाग लगा दो आप, तो कितना का, 2 नाम 18 और 1 बचा, और 2 पंजे 10 यानी 95 आ जाएगा। यदि आप इसको चित्र के द्वारा दिखाना चाहो तो चित्र के द्वारा दिखा सकते हो। नीचे आपने क्या लिखाएंगे, वो एक्स अक्ष है जिसमें बारंबारता दिखाएंगे, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस तरह से दिखा देंगे। जो आगे के आपके सवाल आएंगे मैं आपको मध्य का जैसे तोरण चित्र जो होते हैं उसमें मैं उनको बताऊंगी। ये तो अभी वैसे है, बाद में और इसका क्लियर करके चित्र बनाया जाएगा। मेन आपको यहाँ तक पढ़ना है जो आज आप इसको समझ लेना और कॉपी में भी कर लेना, ठीक है। ओके, थैंक यू।